हेलो एवरीवन। अपनी पिछली कुछ कक्षाओं में हम चर्चा कर चुके हैं भारत के गवर्नर जनरल वायसराय के बारे में। उसके बाद हमने बात की 1857 की क्रांति के बारे में, और उसके बाद में हम चर्चा कर रहे थे कि भारत में 1857 की क्रांति के साथ साथ और किस प्रकार के विद्रोह हुए हैं, चाहे वो आम जनता से संबंधित हों, चाहे जनजाति विद्रोह हों, चाहे किसान आंदोलन हो। ठीक है, ये सभी विद्रोह जो है वो अलग अलग समय काल में, अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग रीजंस की वजह से भारत के अलग अलग क्षेत्रों में होते रहे हैं। ठीक, और अपने भारतीय आधुनिक इतिहास के आगे के कालक्रम में हमें देखना है कि 1857 की क्रांति के बाद भारतीय राजनीति में किस प्रकार के महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे थे। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया है कि इतिहास, चाहे वो किसी भी समय का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, इतिहास एक वन डायमेंशनल या वन डायरेक्शनल स्टडी नहीं है। इसमें मल्टीपल डायरेक्शंस में आपको स्टडी करनी होती है। एक ही समय पे चलने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं को आपको साथ साथ या क्रमिक रूप से अध्ययन करना होता है। लेकिन क्योंकि अगर हम किसी एक वर्ष के सभी पक्षों को स्टडी करने बैठेंगे तो यहाँ पे हमें सिर्फ उसी वर्ष से संबंधित घटनाओं को अध्ययन करना पड़ेगा। इसमें समस्या क्या होती है कि आप कोई भी एक घटना को कंप्लीट होने में कुछ वर्ष या कुछ दशकों का समय लग जाता है, और हमें हर वर्ष उसी घटना को बार बार स्टडी करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम किसी एक वर्ष को, मान लीजिए सन 1857 की अगर क्रांति की बात करें, तो उसी एक वर्ष में राजनीति में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, आर्थिक रूप में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, सामाजिक स्थितियों में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, कौन से नए आंदोलन है जो कि 1857 की क्रांति के साथ साथ चल रहे हैं, ब्रिटिशर्स की भू राजस्व नीतियाँ क्या हैं, वो सभी अलग अलग पक्ष हैं एक ही वर्ष के। ठीक है, लेकिन इसमें समस्या क्या होती है कि कोई भी एक घटना जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाएगी, और आपको फिर 1858 में फिर उन्हीं घटनाओं को वापस से दोबारा पढ़ना पड़ेगा जब तक कि वो घटनाएं कंप्लीट ना हो जाएं। ठीक है, तो हमने अपनी स्टडी में क्या किया है, हम अपनी स्टडी को किस प्रकार की रख रहे हैं। हमने कहा है कि हम अपनी स्टडी को वर्टिकल स्टडी में रखते हैं, मतलब कोई भी एक इवेंट, कोई भी एक घटना है उसको हम कंप्लीट स्टडी करेंगे, उसके बाद में हम नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे, फिर नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। इस तरीके से इतिहास को पढ़ने का यही जो है वो अभी तक सबसे बेहतर उपाय माना जाता है कि आप कोई भी एक घटना को और उसकी शुरुआत से लेकर अंत तक कंप्लीट कीजिए, फिर किसी दूसरी घटना की शुरुआत से लेकर के अंत तक उसको कंप्लीट कीजिए, और लास्ट में जब आपको इतिहास की एक मोटा मोटी समझ हो जाती है, उसके बाद में आपको वापस से रिवीजन करते समय ये ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सी घटना कब हुई थी और उसके पहले कौन सी घटनाएं चल रही थी। इस मेथड को कहा जाता है इतिहास के घटनाओं को कनेक्ट करना। ठीक है, कनेक्टिंग द इवेंट्स, मतलब जो घटनाएं साथ साथ चल रही थी उनको आप कनेक्ट करके जब याद करेंगे, मेमोराइज करेंगे, तो बेहतर तरीके से समझ विकसित हो पाएगी। ठीक, तो जब भी आप पहली बार अगर इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी ये है कि इतिहास की अलग अलग घटनाओं को सेपरेट स्टडी कर लें। उसके बाद में जब दोबारा दूसरी बार या तीसरी बार उसको रिवाइज करेंगे तो आपको कनेक्ट करते हुए ध्यान रखना है कि कौन सी घटना कब हुई थी, उसके कारण क्या थे, और उसके पहले कौन सी दूसरी घटनाएं भारत के अलग अलग क्षेत्रों में चल रही थी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम 1857 की क्रांति के बाद भारतीय आधुनिक इतिहास में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं चल रही थी इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक है, और इसी क्रम में अगर बात करें तो 1857 की क्रांति एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। इसके बाद तो इतिहास में अमूलचूल परिवर्तन होने लग गए थे। ठीक है, ज़्यादातर लोग जागरूक होने लग गए थे। अंग्रेजी शासन जो है वो, उन्होंने भारतीय नेताओं को या भारत को कंट्रोल करने के लिए कई महत्वपूर्ण परिवर्तन उठाने शुरू किए थे। ठीक है, तो अब मैं एग्ज़ाम के हिसाब से बात करने वाला हूँ कि आज की क्लास और इसके आगे 1947 तक जो भी घटनाएं हम पढ़ेंगे वो अब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के हिसाब से। ठीक है, तो आज की क्लास से लेकर के आगे की जो भी क्लासेस हैं इनको आप रख सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्लासेस की कैटेगरी में। ठीक है, यहाँ से हम जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं इनसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। वैसे तो आधुनिक इतिहास जहाँ से शुरू होता है, ठीक है, औरंगजेब के पतन के बाद से जो भी हमने मुग़ल बादशाह, उसके बाद में सिखों के बारे में पढ़ा, मराठों के बारे में पढ़ा, ये सारी घटनाएं महत्वपूर्ण हैं, पर उन सब में भी जो सबसे महत्वपूर्ण है वो होती हैं
1857 की क्रांति के बाद से जो कांग्रेस का गठन होता है, गांधी जी का आगमन होता है, भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, इन सभी का आगमन होता है, सुभाष चंद्र बोस किस तरीके से राजनीति में प्रवेश करते हैं, किस तरीके से कांग्रेस के अलग अलग अधिवेशन होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। और इसके अलावा मैं अगर आपसे बात करूं कि अब इसके बारे में हम मतलब आज की क्लास से हमें क्या चीज़ शुरू करनी है, तो आज की क्लास से हमें स्टार्ट करना है कि भारत में कांग्रेस का गठन किस तरीके से होना शुरू होता है। एक मोटा मोटी हमारे नेक्स्ट कुछ क्लासेस का मैं प्लान आपके सामने रखूं, तो अब हमें शुरू करना है 1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस की स्थापना यहाँ से हमको शुरू करना है। और उसके बाद में हम चले जाएंगे 1905 में, जहाँ बंगाल विभाजन होता है। उसके बाद में 1906 जहाँ मुस्लिम लीग का गठन होता है। उसके बाद में 1909 मार्ले मिंटो सुधार होते हैं। 1911 जहाँ दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है और इसी समय बंगाल का विभाजन भी रद्द किया जाता है। फिर 1912 में दिल्ली को राजधानी बनाया जाता है। 1913 यहाँ पे गदर पार्टी की स्थापना होती है। 1914 में एक कामागाटा मारू नाम से एक घटना होती है, जो कामागाटा मारू एक शिप था, शिप का नाम था, जापानी जहाज़ था, ठीक है। इससे संबंधित क्या घटनाएं हैं। उसके बाद में 1915 महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ से भारत में गांधी जी का आगमन और भारतीय राजनीति में गांधी जी का आगमन शुरू हो जाता है। 1916 में लखनऊ पैक्ट होता है, ठीक है। लखनऊ पैक्ट क्या था, इसमें जो कांग्रेस था वो नरम दल और गरम दल दो भागों में बटा हुआ था। इसका विलय हो जाता है, ठीक है, आपस में समझौता हो जाता है। साथ ही जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग थे उनके भी बीच समझौता हो जाता है, ठीक है। तो 1916 का इवेंट इंपॉर्टेंट है। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन होता है, ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह होता है। 1919 का बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। 1919 में आपको पता है रोलेक्ट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसके अलावा 1920 में फिर असहयोग आंदोलन शुरू होता है। 1922 आते आते असहयोग आंदोलन की घटना को समाप्त करना पड़ता है, क्योंकि चौरा चौरी की घटना हो जाती है 1922 में, ठीक। और उसके अलावा फिर 1924 यहाँ पे वाईकॉम सत्याग्रह नाम से कुछ छोटी मोटी घटनाएं हैं। 1928 भारत में साइमन कमीशन का आगमन होता है। यहीं पे बारदोली सत्याग्रह होती है। यहीं पे साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु होने की वजह से यहाँ सैंडर्स की हत्या कर दी जाती है। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा। 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है। फिर 1935 के आसपास भारत सरकार अधिनियम आ जाता है। उसी समय में 1930, 31 और 32 में गोलमेज सम्मेलन होते हैं। प्रथम गोलमेज, द्वितीय गोलमेज और तीसरा गोलमेज सम्मेलन। यहाँ पे कौन कौन सी बातें रखी गई थी वो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा फिर 1937 आने के बाद में 1937 में हमारा पहला आम चुनाव हो जाता है, ठीक है, आम चुनाव। 1940 के आसपास पाकिस्तान की मांग शुरू कर दी जाती है। 1942 में क्रिप्स मिशन करके भारत आते हैं, ठीक है। और 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आते हैं। 1947 में फाइनली भारत को आज़ाद कर दिया जाता है माउंटबेटन प्लान के अंतर्गत, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिनके बारे में आपने सुना है, जिनको ज़्यादातर के हम रिलेट कर पाते हैं, जिनका आज के जीवन से ज़्यादा प्रभाव दिखता है, जिनका प्रभाव आज के जीवन में ज़्यादा है, वो घटनाएं 1885 से शुरू हो जाती हैं, ठीक है। कांग्रेस आज भी विद्यमान है, ठीक है, कहीं ना कहीं इसकी जो जड़ें हैं वो 1885 के कांग्रेस के गठन से ही जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं वो अब ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के हिसाब से भी और आपके व्यक्तिगत जानकारी के लिए भी, ठीक। ये किसी भी एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं आधुनिक इतिहास के कालखंड से ज़्यादा पूछे जाते हैं। और आधुनिक इतिहास में भी अगर आपको महत्वपूर्ण एक खंड खोजना हो तो 1857 और उसके बाद की जो भी घटनाएं हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही गवर्नर जनरल वायसराय वाला सेक्शन भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो हमने नेक्स्ट के अपने कुछ क्लासेस के प्लान की चर्चा की। इसके अलावा आज हम देखने वाले हैं एक बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में कि अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन किस तरीके से चेंज हो रहा था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इतिहास में इसको स्टडी के हिसाब से 3 प्रमुख खंडों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। सबसे पहला जो चरण है इसको कहा जाता है उदारवादी काल, उदारवादी कालखंड।
1885 से लेकर के 1905 बंगाल विभाजन तक का जो समय है, जिसको कहा जाता है उदारवादी काल। इस समय पे अनुनय विनय की नीति अपनाई जाती थी। लोग जो कांग्रेस के लीडर्स थे ये रिक्वेस्टिंग मोड में रहते थे, अंग्रेजों से रिक्वेस्ट करते थे, उनको चिट्ठी लिखते थे। इस तरीके से यहाँ पे उदारवादी तरीके से, अहिंसक तरीके से अपना कार्य संचालित किया जा रहा था, इसीलिए इसको कहा जाता है उदारवादी काल। उसके बाद में 1905 से लेकर के 1919 तक की घटनाओं को कहा जाता है, इस समय को कहा जाता है उग्रवादी काल, उग्रवाद का काल। यहाँ पे कांग्रेस और साथ ही जो युवा नेता थे, जो युवा लीडर्स थे, उन्होंने काफ़ी उग्र तरीके अपनाए। मतलब कह सकते हैं कि अपनी नाराज़गी व्यक्त करने के लिए ये कभी कभी हिंसा का भी सहारा लिया करते थे। ठीक, इसी वजह से इस काल को कहा जा रहा है उग्रवाद का काल या उग्रवाद काल। और उसके बाद में जो तीसरा फेज़ है, जो तीसरा महत्वपूर्ण फेज़ है, इसको कहा जाता है गांधीयन ईरा या गांधी युग। गांधी युग 1919 से लेकर के पूरी आज़ादी तक का जो समय है, इसको हम रखते हैं गांधीयन युग के नाम पे। ठीक है, गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान था इस समय पे, इसीलिए इसको कहा जाता है गांधीयन युग। समाज के हर एक सेक्शन के लिए गांधी जी ने कुछ ना कुछ कार्य अवश्य किए हैं। ठीक है, चाहे वो किसान हो, अलग अलग जातियां हों, दलित हों, सभी के उत्थान के लिए गांधी जी ने प्रयास किए हैं। और अंततः इनका उद्देश्य एक ही था कि अहिंसक तरीके से भारत को आज़ाद कर दिया जाए, भारत को आज़ादी मिल जाए। ठीक, तो यहाँ पे हमें अब 1885 से अपने महत्वपूर्ण घटनाओं की शुरुआत करनी है, जिसमें कि हम सबसे पहले देखने वाले हैं कांग्रेस का गठन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ों की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगर हम बिंदुवार कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा करें, जैसे कि इसकी स्थापना कब हुई, इसके स्थापना के समय वायसराय कौन थे, किस स्थान पे इसको शुरू किया गया, पहली बैठक कहाँ पे हुई, इसके संस्थापक सदस्यों में कौन कौन शामिल थे, इस इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाने के पीछे उद्देश्य क्या थे। ठीक है, तो इन सभी की हम अगर बिंदुवार चर्चा करें तो सबसे पहली चीज़, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना की गई थी 28 दिसंबर 1885 को। 28 दिसंबर 1885 इस दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जा रही थी तब भारत के वायसराय कौन थे। भारत के वायसराय इस समय थे लॉर्ड डफरिन। इसका सबसे पहला आयोजन कहाँ पे किया गया या किस स्थान पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया है। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी मुंबई में, और मुंबई में भी स्पेसिफिक लोकेशन पूछा गया है, तो ये लोकेशन याद रखेंगे। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, मुंबई। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में। असल में इससे पहले ये जो आयोजन था, ये पहला आयोजन था मुंबई में, और असल में मुंबई में ये आयोजन किसी मजबूरी की वजह से किया गया। शुरुआत में ये आयोजन पुणे में होना था, लेकिन वहाँ पे प्लेग नामक एक बीमारी फैल गई थी, जिसकी वजह से ये जो पूरी मीटिंग है इसको शिफ्ट करके गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में ट्रांसफ़र कर दिया गया। ठीक है, तो एक्चुअली में कहाँ पे होना था, पुणे में, लेकिन बाद में कहाँ पे होता है, मुंबई में। ठीक है, क्यों, क्योंकि पुणे में प्लेग नाम की बीमारी फैली हुई थी। ठीक, और इसके संस्थापक सदस्यों की अगर बात करें तो संस्थापक में सबसे पहला या सबसे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है, इसका नाम है A.O. ह्यूम।
ए ओ ह्यूम। इसका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक, तो ए ओ ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक माना जाता है। ठीक है, ये जो है एक ब्रिटिशर्स में एक अधिकारी थे और इनको शिमला का संत भी कहा जाता है। ठीक है, ए ओ ह्यूम इसको शिमला का संत भी कहा जाता है। इनको शिमला बड़ा पसंद था, शिमला का संत कहा जाता है ए ओ ह्यूम को। ठीक, हर्मिट ऑफ शिमला। ठीक, ए ओ ह्यूम इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक माना जाता है। और साथ ही ये भी चीज़ याद रखना है कि यही जो है भारत आईएनसी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले सचिव भी रहे हैं। प्रथम सचिव के रूप में भी यही काम कर रहे थे ए ओ ह्यूम। इसके अलावा संस्थापक सदस्यों में अगर बात करें तो दादा भाई नौरोजी थे, आनंद मेहता थे, इसके अलावा के टी तेलंग थे, गोपाल कृष्ण गोखले जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, राज बिहारी घोष, ये सभी मिल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करते हैं। और इस तरीके से कुल 72 सदस्य थे जब इसकी स्थापना हुई थी। कुल 72 सदस्य मिलकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करते हैं। ठीक, अगर पूछा जाए कि पहली मीटिंग या प्रथम जो बैठक थी इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, पहला अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी और पहले सचिव थे ए ओ ह्यूम। इसके अलावा जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बनाया जा रहा था उस समय इसका नाम एक्चुअली में आईएनसी नहीं था, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं था। इसका नाम शुरुआत में था इंडियन नेशनल यूनियन। ठीक है, क्या नाम था इसका? इंडियन नेशनल यूनियन। लेकिन बाद में दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया था। ठीक है, इसके अलावा अगर पूछा जाए कि आईएनसी या कांग्रेस किनके दिमाग की उपज है, किनका कॉन्सेप्ट था इसको बनाने के पीछे, ठीक है, तो ए ओ ह्यूम और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये दो लोगों का नाम महत्वपूर्ण है जिन्होंने कांग्रेस के बारे में सोचा था, कांग्रेस जैसी संस्था के बारे में कॉन्सेप्ट दिया था, विचार रखा था। ठीक, आगे चल करके ए ओ ह्यूम इसके पहले सचिव भी बनते हैं। ठीक, अब अगर देखा जाए तो भारत में विद्रोहों का सिलसिला शुरू हो चुका था। अब यहाँ पे एक अलग संस्था बनाने की क्या मजबूरी हो गई थी? ठीक है, यहीं पे आपको जानने हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बनाने के पीछे उद्देश्य क्या क्या है। अब यहाँ पे अगर उद्देश्यों की चर्चा करें तो सबसे पहली चीज़ है, यहाँ पे आपको पता है हम पहले के अपने क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, चाहे 1857 की क्रांति हो, चाहे सामान्य जनता का विद्रोह हो, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे जनजातीय आंदोलन हो, सभी लोग अपने अपने क्षेत्र विशेष में अपने अपने व्यक्तिगत हितों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। यहाँ पे किसी भी प्रकार के एकता की भावना नहीं थी, मतलब सब लोग एक साथ मिल करके लड़ें और कॉमन एक गोल हो, एक ऐसा उद्देश्य हो कि आज़ादी, सभी को आज़ादी मिल पाए, सभी के लिए टैक्स कम हो पाए, अंग्रेज़ों को भारत से निकाल करके बाहर करना है। ऐसा कोई कॉमन या फिर यूनिवर्सल गोल नहीं था हमारे पास जो पूरे भारत में सभी लोग उस उद्देश्य के साथ लड़ सकें। सभी लोग अपने अपने व्यक्तिगत हितों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। यहाँ पे हमारा पहला उद्देश्य था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के पीछे पहला उद्देश्य था यहाँ पे राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रोत्साहित करना। पहला उद्देश्य था राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रोत्साहित करना, ताकि आवश्यकता पड़ने पर देश के सारे लोग एक साथ मिल करके लड़ाई लड़ सकें। भावना को प्रोत्साहित करना। अभी तक देश के अलग अलग राज्य, अलग अलग राजा अपने अपने हिसाब से लड़ाई लड़ते थे, बटे हुए थे।
ठीक है, किसी को अपना पर्सनल बेनिफिट देखना था, कोई जो है मजबूरी आने पर ही लड़ाई लड़ते थे। ठीक है, आसपास के किसी राज्य में अगर आवश्यकता पड़ जाए तो उनकी मदद भी नहीं करते थे। ऐसे तमाम घटनाएं हमको इतिहास में देखने को मिलती हैं जब पड़ोसी राज्यों ने ही अपने किसी पीड़ित राज्य की मदद नहीं की है। ठीक है, तो इन घटनाओं से बचने के लिए और पूरे देश को एकजुट करने के लिए ही राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन की चर्चा की गई थी। ठीक है, इसके अलावा सांप्रदायिक प्रश्नों पर आम सहमति बनाना। आम सहमति बनाना, इसका मतलब क्या है? हम यहाँ पर सिर्फ सांप्रदायिक प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कई प्रश्न थे या ऐसे कई विवादित मुद्दे थे जिनको लेकर के समाज के हर एक वर्ग जो है आपस में बटे हुए थे। ठीक है, चाहे वो किसी धर्म विषय से संबंधित कुछ रीतियाँ हों, कुछ रूढ़िगत कानून हों, इन सभी को लेकर के समाज का हर एक वर्ग अपने अपने रूढ़िवादी परंपराओं को ही बेहतर समझता था। किसी दूसरे की परंपराओं को अडॉप्ट नहीं करते थे, उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे। ठीक है, तो इन सभी पर एक कॉमन डिबेट या डिस्कशन होना, आपस में बैठकर मिलजुल कर बात करना, बातचीत से कोई हल निकालना, इसके लिए भी कोई मंच होना चाहिए था। और यहीं पे कांग्रेस जो है वो ऐसे सांप्रदायिक प्रश्नों के लिए एक मंच का काम करता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर बात करें तो शुरुआत में जब इसको बनाया गया था तो इसका उद्देश्य जो है वो ब्रिटिशर्स या अंग्रेज़ों का विरोध करना नहीं था। ये एक ऐसा मंच था जहाँ पे लोग मिल करके अपनी बात रख सकें और राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित किया जा सके। आगे चल करके ये राजनीति में जब प्रवेश करते हैं तब जा करके ये ब्रिटिश शासन का विरोध करना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो अगर उद्देश्यों की चर्चा करें तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य तो यही है कि राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करना था। और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, न केवल सांप्रदायिक प्रश्न, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आम जीवन को प्रभावित करते हैं, उन सभी पर चर्चा करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए एक मंच प्रदान किया जाए। इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में बहुत सारे लीडर्स अपने अलग अलग तर्क देते हैं कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई होगी। ठीक है, तो कांग्रेस की स्थापना के बारे में बहुत सारे लीडर्स का अलग अलग टिप्पणी, अलग अलग मत क्या है, विभिन्न मत, अलग अलग लीडर्स क्या विचार रखते हैं कांग्रेस के बारे में। तो लाला लाजपत राय, इनका विचार था कि कांग्रेस जो है वो लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। लॉर्ड डफरिन कौन था? वायसराय था, इस समय वायसराय था। लाला लाजपत राय को ये लगता था कि लॉर्ड डफरिन के ही प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ पे कांग्रेस का गठन किया गया है। क्यों? क्योंकि अब भारत में लोग जो हैं वो जागरूक होने शुरू हो गए हैं। लोग जो है वो अपने अधिकार के लिए विद्रोह करना शुरू कर चुके हैं और उनके विद्रोह को एक मंच मिलना ज़रूरी है। अदरवाइज़ वो इसी तरीके से हिंसक विद्रोह करते रहेंगे जहाँ पे अंग्रेज़ों की बहुत सारी जो एनर्जी है या उनके संसाधन हैं वो वेस्ट हो जाएंगे। इसीलिए उनको अपनी बात रखने के लिए एक मंच मिल जाए, इसके लिए कांग्रेस का गठन किया गया है। ये विचार था किसका? लाला लाजपत राय का। ठीक है, उन्होंने क्या कहा? कांग्रेस जो है वो लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। इसके अलावा वो कहते थे कि ये शिक्षित लोगों का एक मेला है। आम पब्लिक यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करती है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वही यहाँ पे आते हैं और ये शिक्षित लोगों का एक मेला है। बिपिन चंद्र पाल, इनका कहना था कि ये एक याचना संस्था है। याचना संस्था मतलब भीख मांगने वाली, अपने रिक्वेस्ट बार बार हर चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करने वाली। ठीक है, बिपिन चंद्र पाल कहते थे कि यह एक याचना संस्था है। बेडरबर्न एक व्यक्ति हैं, बेडरबर्न, इनका नाम और इनका कॉन्सेप्ट बड़ा फेमस है। ये कहते हैं कि कांग्रेस जो है वो ब्रिटिश सरकार के लिए एक सेफ्टी वॉल्व की तरह है। इसी को कहा जाता है सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत। सेफ्टी वॉल्व, ये कहते थे कि कांग्रेस जो है वो एक सेफ्टी वॉल्व की तरह है। इसका मतलब क्या है? जैसे कुकर में एक सीटी लगी होती है,
कुकर के अंदर जब प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो सीटी जो है वो अपने आप ऊपर उठती है और अंदर की जो एक्स्ट्रा प्रेशर है वो भाप के रूप में बाहर निकल जाती है। उसी तरीके से ब्रिटिशर्स की जो दमनकारी नीतियां हैं उसके खिलाफ भारतीय लोगों में जो गुस्सा भरा हुआ है वो निकालने के लिए कोई ना कोई एक मंच चाहिए था, अदरवाइज वो हिंसक गतिविधियों के रूप में बाहर निकलेंगे। जैसे कि कुकर में अगर प्रेशर वॉल्व न दिया जाए तो प्रेशर बढ़ने की वजह से कुकर फट सकता है। उसी तरीके से जो भारतीय लोग हैं जो कि अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों से परेशान हैं, वो अंत में हिंसा का ही सहारा लेंगे। जब तक उनको कोई मंच ना मिले अपने भावनाओं को व्यक्त करने का, तब तक वो क्या करेंगे, हिंसा का ही सहारा लेंगे। तो कांग्रेस को एक सेफ्टी वॉल्व की तरह बनाया गया है जहाँ पे वो अपनी बात रख सकते हैं, ठीक है, अपने गुस्सा, अपने नाराज़गी को जाहिर कर सकते हैं, ठीक है, सरकार तक अपनी बात को पहुँचा सकते हैं, ठीक है। केवल बातचीत के माध्यम के रूप में कांग्रेस का गठन किया गया था, इसीलिए इसको कहा जा रहा है सेफ्टी वॉल्व। इसके अलावा लॉर्ड डफरिन कहते थे, डफरिन ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है सेफ्टी वॉल्व वाला। इसके अलावा डफरिन ने कांग्रेस के बारे में एक स्टेटमेंट कहा है। इन्होंने कहा है कि कांग्रेस जो है वो मुट्ठी भर लोगों का संगठन है, ठीक है, क्योंकि शुरुआत में तो हमें पता है कि केवल 72 लोगों ने इसको ज्वाइन किया था। इसके बाद में धीरे धीरे कांग्रेस को लोग ज्वाइन करते चले गए। मतलब करोड़ों की आबादी में अगर कुछ 100 लोग एक संस्था बनाए तो इसको तो मुट्ठी भर लोगों की संस्था कहना कोई गलत तो नहीं है, ठीक है। तो लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि यह मुट्ठी भर लोगों का संगठन है। इसके अलावा लॉर्ड कर्जन ने एक स्टेटमेंट कहा था कांग्रेस के बारे में। ये कहते थे कि यह एक देशद्रोही संगठन है। क्यों? क्योंकि सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को रखना भी तो कहीं ना कहीं इनको देशद्रोह लगता था, इसीलिए कर्जन ने कहा कि यह एक देशद्रोही संगठन है, ठीक। इसके अलावा बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा है कि कांग्रेस में लोग पदों के भूखे हैं। ये बहुत बात की घटना है। मतलब जब कांग्रेस में पदों के लिए लोग लड़ाई करने लगे थे, अध्यक्ष बनने के लिए लोगों में विवाद होना शुरू हो गया था, उस समय की घटना है जब बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा है कि कांग्रेस में लोग पदों के भूखे हैं, ठीक है। और तिलक ने कहा है कि यह एक भिक्षा मांगने वाला संगठन है। इसके अलावा इनका एक स्टेटमेंट और फेमस है, बाल गंगाधर तिलक का एक स्टेटमेंट है कि बरसाती मेंढक की तरह टर्राने से स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी कहीं ना कहीं आपकी अहिंसक प्रवृत्ति को दर्शाता है। संगठन क्योंकि अहिंसात्मक था, बातचीत के तरीके से ही जो चाहते थे कि आज़ादी मिल पाए, इसी को कहा गया है बरसाती मेंढक की तरह टर्राना, ठीक है। ये केवल अगर टर्राते रहेंगे, मतलब अपनी बात केवल रखते रहेंगे, केवल बातचीत करते रहेंगे, तो उससे उनको आज़ादी मिलने वाली नहीं है। इनको ग्राउंड लेवल पर कुछ काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो तिलक के स्टेटमेंट में क्या क्या कहा, तिलक के कौन कौन से स्टेटमेंट हैं? एक इन्होंने कहा कि यह एक भिक्षा मांगने वाला संगठन है, और साथ ही इन्होंने एक स्टेटमेंट और कहा कि कांग्रेस को बरसाती मेंढक की तरह टर्राने से स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ स्टेटमेंट है, जैसे कि गांधी जी ने एक बार, कांग्रेस जो है वो गांधी जी के कुछ निर्णयों से असहमत थी। उसी समय गांधी जी ने एक स्टेटमेंट कहा था कि मैं एक मुट्ठी बालू से कांग्रेस से भी बड़ा संगठन बना सकता हूँ। ये कब कहा गया, क्यों कहा गया, किस संदर्भ में कहा गया था, इसको हम आगे चल करके देखेंगे। पर ये कुछ प्रमुख स्टेटमेंट्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, खास करके बैडरबर्न है, इनके तिलक हैं, गांधी जी का स्टेटमेंट है, ये सारे महत्वपूर्ण हैं, ये पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। अब हम आगे चल करके देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन कौन से प्रमुख बैठक हुए हैं, ठीक है, और उनमें क्या महत्वपूर्ण आउटकम निकल करके आया है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो हर साल 1885 से लेकर के आगे हर साल एक एक मीटिंग करती थी। ये जो मीटिंग है लगभग दिसंबर के ही आसपास किया जाता था जिस समय इनका गठन हुआ था। जैसे कि दिसंबर 1885 में इसका गठन हुआ था। उसी प्रकार हर वर्ष दिसंबर में ही, दिसंबर के आखिरी सप्ताह में ये भारत के किसी एक क्षेत्र में बैठ करके मीटिंग किया करते थे। सभी लोग वहाँ पे एकत्रित होते थे और उसी में वहीं पे एक अध्यक्ष होते थे और जो भी मीटिंग का एजेंडा होता था वहीं पे डिस्कस किया जाता था कि आगे एक साल तक कांग्रेस जो है वो क्या क्या करेगी, ठीक। इसी को कहा जाता है कांग्रेस का अधिवेशन। ये जो मीटिंग है इसी को कहा जाता था कांग्रेस का अधिवेशन।
कांग्रेस का अधिवेशन। कांग्रेस के अधिवेशन, ठीक। इस कांग्रेस के अधिवेशन में क्या क्या चीज़ें होती थी? तो ये क्या करते थे? सामान्य मुद्दों पर बहस करते थे, सामान्य मुद्दों पर चर्चा। कि आगे एक साल तक ये क्या क्या कार्रवाई करेंगे, किस तरीके से भारत की कह सकते हैं कि जो राजनीतिक मांग है इनकी, किस तरीके से अंग्रेजों के सामने रखेंगे, भारत की आज़ादी के लिए कौन कौन से प्रयास करेंगे, ये सारे चर्चा इसी बैठक में की जाती थी, ठीक है। इसके अलावा यहीं पे अध्यक्ष का निर्णय होता था कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन रहेगा एक साल तक। साथ ही यहाँ पे स्थान का निर्णय होता था कि अगले वर्ष जो बैठक है, जो अधिवेशन है, वो किस स्थान पर किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? सबसे पहला अधिवेशन हुआ था बम्बई में 1885 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। और टोटल 72 सदस्य इसमें शामिल हुए थे। इसके बाद 1886 से लेकर के हर साल एक एक बैठक भारत के अलग अलग जगहों पर होती थी। इनको कहा जाता था कांग्रेस का अधिवेशन। और इसके अलावा मान लीजिए साल के बीच में ही किसी बैठक की आवश्यकता पड़ जाए, उसको कहा जाता था कांग्रेस का विशेष अधिवेशन। सामान्य बैठक को केवल अधिवेशन, और अगर अतिरिक्त बैठक होती है उसको कहा जाता था विशेष अधिवेशन, ठीक है। तो पहली बैठक हुई थी कब? पहली बैठक हुई है 1885 में। कहाँ पे? बम्बई में, ठीक है। इसमें अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसके बाद में दूसरी बैठक 1886। ये क्रमवार चलते रहेगा, ठीक है। 1886, 87, 88 हर वर्ष एक बैठक होती रहेगी। यहाँ पे जो सेकंड बैठक है ये हुआ था कलकत्ता में। कलकत्ता में जब हुआ है तो यहाँ पे जो व्यक्ति अध्यक्ष बन रहे हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये वाला कॉलम है अध्यक्ष के लिए, ठीक है। वर्ष, स्थान और अध्यक्ष। तो यहाँ पे अध्यक्ष कर रहे थे दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। और अब यहाँ से आपको प्रश्नों की प्रवृत्ति समझना चाहिए कि यहाँ से कांग्रेस के अधिवेशन से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि कांग्रेस के अधिवेशन का सबसे पहली बार अध्यक्ष कौन रहे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। पूछा जाएगा कि सबसे पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। इसी प्रकार से कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जो हम क्रमवार से आगे देखेंगे। जैसे कि आपके प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे? किसने सबसे ज़्यादा बार कांग्रेस का अध्यक्षता की है? कौन व्यक्ति सबसे लंबे समय तक कांग्रेस का अध्यक्ष रहा है? ठीक है। गांधी जी ने कितनी बार अध्यक्षता की है? ठीक है। ऐसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो कांग्रेस के अधिवेशन से पूछे गए हैं और पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। किस अधिवेशन में नरम दल गरम दल अलग हो गए थे? किस में दोनों के बीच आपस में फिर से समझौता हो गया था? किस अधिवेशन में कांग्रेस और सुभाष चंद्र बोस के बीच में विवाद हो गया था? उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने अपनी अलग पार्टी बना ली थी। ऐसे तमाम प्रश्न जो है वो कांग्रेस के अधिवेशन से पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये दो अधिवेशन हमने देखे 1885, 1886। पहला हुआ है बम्बई में, फिर हुआ है कलकत्ता में। नेक्स्ट 1887 में ये हुआ है मद्रास में। तीसरी बैठक है, मद्रास में हुआ है और इसके अध्यक्ष हैं बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। अब यहां पे ध्यान रखना है कि दादा भाई नौरोजी पहले पारसी अध्यक्ष थे, बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं, ठीक। इसके बाद चौथी मीटिंग 1888 में। 1888 में जो मीटिंग हुई है ये मीटिंग हुई थी इलाहाबाद में और इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले।
जॉर्ज यूले पहले यूरोपीय अध्यक्ष थे, ठीक है। पहले पारसी अध्यक्ष नौरोजी, पहले मुस्लिम अध्यक्ष तैयब जी और पहले यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले, ठीक। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण है इसमें पांचवा जो मीटिंग है 1889 1889, ठीक, ये हुआ है बम्बई में, ठीक है। इस समय जो अध्यक्ष थे ये हैं विलियम वेडरबर्न, इनकी चर्चा पहले भी कर चुका हूं मैं। इनका स्टेटमेंट क्या है उसको देख के बताइएगा, इन्होंने क्या कहा था कांग्रेस के बारे में। तो विलियम वेडरबर्न ने जो अध्यक्ष हुए थे, इन्हीं के समय में पहली बार महिलाओं ने भी कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेना शुरू किया था, ठीक है। इसके अलावा हम देखें कि जो अन्य महत्वपूर्ण अधिवेशन हैं कौन कौन से हैं, अगर हम सीक्वेंस में देखते जाएंगे तो 1885 से लेकर के 1947 तक, सोचिए लगभग हमको 150 से ज़्यादा अधिवेशन के बारे में याद रखना पड़ेगा। पर सारे अधिवेशन तो महत्वपूर्ण नहीं है, किसी किसी के बारे में कोई प्रश्न पूछा जाता है, तो हम सिर्फ महत्वपूर्ण अधिवेशनों की चर्चा करते चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम क्रम को भंग करेंगे और केवल महत्वपूर्ण अधिवेशनों की ही चर्चा करेंगे, ठीक है। 1889 बम्बई अधिवेशन, पांचवा अधिवेशन था बम्बई में और वेडरबर्न यहाँ पे अध्यक्षता कर रहे थे। साथ ही इसी अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। ये शुरू के जो 4-5 अधिवेशन हैं इनको क्रमवार याद रखना ज़रूरी है। इसके बाद जहाँ जहाँ पे ज़रूरी है वो अधिवेशन मैं बताते चलता हूँ। जैसे कि एक अधिवेशन हुआ है 1896 1896 का अधिवेशन जो था ये कलकत्ता में किया गया, कलकत्ता में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? इसकी अध्यक्षता कर रहे थे रहीमतुल्लाह सयानी। हालांकि यहाँ पे अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले का नाम महत्वपूर्ण नहीं है तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ। जो महत्वपूर्ण है वो चीज़ याद रखिएगा। प्रश्न पूछा जाता है कि पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया था, ठीक है। तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम गाया गया था, ठीक है, जो कि भारत का राष्ट्रीय गीत है। इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण अधिवेशन है उसमें एक अधिवेशन था 1901 का कलकत्ता अधिवेशन। इस अधिवेशन में गांधी जी पहली बार शामिल हुए थे, ठीक है। 1901 में ये अधिवेशन हुआ है कलकत्ता में ही और इसमें गांधी जी शामिल हुए थे। अब आप कहेंगे कि सर हमने तो पढ़ा है कि गांधी जी 1915 में भारत आए थे, ठीक है, 9 जनवरी 1915, और इसीलिए तो भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ठीक। अब ये जो प्रवासी दिवस मनाने का कॉन्सेप्ट है वो तो गांधी जी के आगमन की वजह से था। भाई ये जब अफ्रीका में काम कर रहे थे तो बीच में अपनी फैमिली से मिलने के लिए भारत में कई बार आते थे, ठीक है। उसी समय इन्होंने 1901 में कांग्रेस के अधिवेशन में भी भाग लिया था, ठीक है। तो गांधी जी पहली बार 1901 वाले अधिवेशन में शामिल हुए थे। इसके अलावा अगर हम कुछ और महत्वपूर्ण अधिवेशनों की चर्चा करें तो सबसे पहले 1905 का अधिवेशन था जहाँ पे स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था। 1905 का अधिवेशन, आपको पता है कि 1905 में ही बंगाल का विभाजन हो जाता है, ठीक है। तो 1905 में अधिवेशन हुआ था, ये हुआ था बनारस में। ये जो बनारस अधिवेशन था यहीं पे सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया। स्वदेशी आंदोलन मतलब अपने देश में बनी हुई चीज़ों का उपयोग करेंगे। स्वदेशी आंदोलन और स्वराज की मांग की गई थी यहीं पे, ठीक है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण है 1907 वाला। 1907 का अधिवेशन हो रहा था सूरत में, गुजरात के सूरत में ये अधिवेशन हो रहा था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे राज बिहारी घोष। असल में इस अधिवेशन का जो कहना चाहिए कि
अध्यक्षता है उसको लेकर के भी लड़ाई चल रही थी। ठीक है, यहाँ पे अध्यक्षता को लेकर के थोड़ी सी लड़ाई चल रही थी और इसी वजह से यहाँ पे आपके नरम दल और गरम दल में विभाजन हो जाता है। कुछ लोग ऐसे कांग्रेस के अंदर ही कुछ ऐसे लोग थे जो कि अनुनय विनय की नीति को ठीक नहीं समझते थे। मतलब हर चीज़ के लिए क्यों रिक्वेस्ट करना, क्यों हम अपने बातों को मतलब हिंसक तरीके से या फिर थोड़ा सा प्रभावशाली तरीके से क्यों नहीं रख सकते हैं। तो ये जो लोग थे जो कि थोड़ा गुस्से वाले मिजाज के थे, इनको कहा जाता है गरम दल के नेता, और कुछ लोग जो शांत प्रवृत्ति के थे इनको कहा जाता है नरम दल के नेता। और यहीं पे 1907 का जो सूरत अधिवेशन था, यहीं पे गरम दल और नरम दल में विभाजन हो जाता है। वैचारिक मतभेद की वजह से गरम और नरम दल विभाजित। ठीक है, इस तरीके से जो 1907 का अधिवेशन है वो क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस जो है वो दो भागों में बट गया था। एक का नाम था नरम दल और दूसरे का नाम था गरम दल। इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण अगर अधिवेशनों की चर्चा करें तो एक है 1916 का अधिवेशन है। 1916 का अधिवेशन कहाँ पे हो रहा था? ये हो रहा था लखनऊ में। लखनऊ में ये जो अधिवेशन है इसमें कांग्रेस का एकीकरण हो गया था। ठीक है, इसका मतलब क्या है? नरम और गरम दल में समझौता। दोनों में समझौता हो गया था। ठीक है, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में नरम दल और गरम दल दोनों में आपस में समझौता हो गया। इसी समय मुस्लिम लीग और कांग्रेस में भी समझौता हो गया था। असल में मुस्लिम लीग जो है वो 1906 के आसपास इसका गठन होता है और ये कांग्रेस से लगातार उनके मत जो है वो उनके विचार अलग हुआ करते थे, लेकिन 1916 के अधिवेशन में दोनों आपस में एक मंच पर उपस्थित हुए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता। ठीक है, तो 1916 के अधिवेशन में दो समझौता हुए हैं। एक तो नरम दल गरम दल जो कि कांग्रेस के अंग हैं, इनका समझौता हो गया, और दूसरा है मुस्लिम लीग जो कि एक अलग पार्टी थी, इनका कांग्रेस के साथ समझौता हो गया था। ठीक है, अब ये मिल करके किसी भी आंदोलन में शामिल होंगे। इसके अलावा 1917 का अधिवेशन महत्वपूर्ण है। 1917 का अधिवेशन हुआ है कलकत्ता में। यहाँ पे कांग्रेस में पहली बार कोई महिला अध्यक्ष शामिल हुई थी। ठीक है, इनका नाम आपने पहले ही पढ़ा होगा, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट, इनके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे, एक महत्वपूर्ण हस्ती हैं एनी बेसेंट, पहली महिला अध्यक्ष। पहली महिला अध्यक्ष, ये पहली महिला अध्यक्ष हैं, भारतीय नहीं है। ठीक है, ये एक आयरिश महिला है, आयरलैंड की निवासी हैं, इसलिए ये पहली महिला अध्यक्ष तो है लेकिन पहली भारतीय महिला अध्यक्ष नहीं है। ठीक है, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन होंगी? सरोजिनी नायडू। ठीक, अब आगे देखते हैं 1917 के बाद जो महत्वपूर्ण है। 1917 के बाद में एक बेलगांव अधिवेशन है, ये होता है 1924। 1924 ये है बेलगांव अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति हैं गांधी जी। गांधी जी किसी कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए हैं तो केवल एक बार, और वो है 1924 का बेलगांव अधिवेशन। ठीक है, पूछा जाता है कि गांधी जी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की है, तो बेलगांव अधिवेशन जो कि 1924 में हुआ है। इसके अलावा 1925 का अधिवेशन हुआ है कहाँ पे? कानपुर में, और यहाँ पे पहली भारतीय महिला अध्यक्ष हैं सरोजिनी नायडू। ठीक है, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हैं। ठीक, इसके बाद में 1929 का एक अधिवेशन है,
1929 का अधिवेशन ये हुआ है लाहौर में। ये भी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है इसके बारे में भी। लाहौर का जो अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता की गई थी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे और यहीं पे सबसे पहले पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा गया था। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक, यहीं पे आपको पता होना चाहिए कि 26 जनवरी मनाने का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी 1929 में हुए अधिवेशन की वजह से था। ठीक है, 26 जनवरी असल में जो 1929 का लाहौर अधिवेशन था, यहीं पे एक प्रस्ताव रखा गया कि हम पूर्ण स्वाधीनता की मांग करते हैं। ठीक है, पूर्ण स्वाधीनता, पूरी तरीके से आज़ादी चाहिए। और इस पूर्ण स्वाधीनता को इसको सेलिब्रेट करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक रैंडम डेट फिक्स किया। ये जो रैंडम डेट था असल में ये नेक्स्ट मंथ, मतलब ये तो दिसंबर को 1929 में हो रहा था अधिवेशन। इन्होंने कहा कि हम जनवरी महीने के आखिरी रविवार को एक मीटिंग करेंगे और उस दिन हम तिरंगा झंडा फहराएंगे। ठीक है, तो ये जो लास्ट रविवार था ये 26 जनवरी को ही पड़ रहा था। तो 26 जनवरी 1930 को इन्होंने क्या किया, सबसे पहली बार तिरंगा फहराया और रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया और पूर्ण स्वाधीनता की मांग रखी। और इस दिन को स्वतंत्रता दिवस, स्वाधीनता दिवस के नाम से इन्होंने सेलिब्रेट किया और हर साल इसको सेलिब्रेट करते थे। लेकिन आज़ादी के बाद क्योंकि हमारा जो संविधान है वो 26 जनवरी 1949 को ही बन करके तैयार हो गया था, लेकिन हमने क्या किया कि इस डेट की महत्ता को, इसके महत्वपूर्ण डेट को सेलिब्रेट करने के लिए, भविष्य में इसकी महत्ता बनाए रखने के लिए हमारा जो पूरा संविधान है उसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। ठीक है, और इसी वजह से हर साल 26 जनवरी 1950 को आपका गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, शुरुआत में तो ये स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था, लेकिन क्योंकि डेट महत्वपूर्ण था, अब हम किसी और डेट में अपना संविधान लागू करते तो हमारे लिए 3 डेट हो जाते, एक तो 26 जनवरी हो जाता, एक 15 अगस्त हो जाता, और जिस भी डेट में हमारा संविधान लागू होता, मान लो 26 जनवरी को इसको ना करते, किसी और डेट में करते तो हमें उसको भी अलग से सेलिब्रेट करना पड़ता। तो इन्होंने क्या किया, 26 जनवरी को ही हमारा संविधान लागू कर लिया। ठीक है, तो इसी वजह से ये जो 1929 का बैठक है, अधिवेशन है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। 1929 लाहौर अधिवेशन, यहाँ पे नेहरू जी अध्यक्षता कर रहे थे और यहाँ पे टारगेट रखा गया पूर्ण स्वाधीनता का। ठीक है, इसके अलावा जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है उसमें एक है 1931 का अधिवेशन, 1931 का अधिवेशन, इसको रखा गया था कराची में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे सरदार पटेल इसकी अध्यक्षता कर रहे थे और यहाँ पे मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स की डिमांड की गई थी सबसे पहले। ठीक है, इसके बाद में एक अधिवेशन है कांग्रेस का हरिपुरा सम्मेलन कहा जाता है इसको, 1938 में एक अधिवेशन हुआ है। 1938 में हरिपुरा, यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, और यहाँ पे असल में सुभाष चंद्र बोस को कोई भी लीडर जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि ये गरम दल के नेता थे, गरम मिजाज के नेता थे। ठीक है, तो इनको कांग्रेस का जो दल है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। उसके बाद 1939 में एक और मीटिंग होती है, इसको कहा जाता है त्रिपुरी अधिवेशन, कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन। यहाँ पे भी फिर से सुभाष चंद्र बोस जो है वो चुनाव जीत जाते हैं और इनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है, लेकिन गांधी जी इनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं और इसी की वजह से क्योंकि गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में मतभेद हो जाता है, इसीलिए बोस ने यहाँ से त्यागपत्र दे दिया, अध्यक्ष पद से इनको त्यागपत्र देना पड़ा। और बाद में शायद आपके एक व्यक्ति हैं बिहार के, एक बड़े चर्चित व्यक्ति हैं जो हमारे पहले राजेंद्र प्रसाद जी को यहाँ पे अध्यक्षता सौंपी गई थी। ठीक है, और इसके अलावा अगर पूछा जाए कि भारत की आज़ादी के समय अध्यक्ष कौन थे, तो 1946 में अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। ठीक है, ये था मेरठ अधिवेशन। ठीक, मेरठ अधिवेशन में जेबी कृपलानी को अध्यक्ष बनाया गया था और आज़ादी के समय यही व्यक्ति कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे, जेबी कृपलानी। ठीक, अब यहाँ से जो छोटे छोटे बस महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष
आप चाहें तो इसको नोट करके एक्स्ट्रा पॉइंट्स बना करके लिखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन है? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। पहली महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो एनी बेसेंट। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो सरोजनी नायडू। इसके अलावा सबसे लंबे समय तक अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति के बारे में अगर पूछा जाए तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सबसे लंबे समय तक अध्यक्षता, ये हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये 1940 से लेकर के 45 तक 5 सालों तक लगातार अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है। स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। ठीक है। लाला लाजपत राय, कांग्रेस की अध्यक्षता 1920 कलकत्ता अधिवेशन। दादा भाई नौरोजी, ठीक है, ये 3 बार अध्यक्षता किए थे। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि नागपुर अधिवेशन में कौन सा निर्णय लिया गया था? तो नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का निर्णय लिया गया था। इसके अलावा एक और प्रश्न पूछा जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना आज़ाद। ठीक है। ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं कांग्रेस से संबंधित। ठीक, तो आज की क्लास में हम इतना रखते हैं और नेक्स्ट क्लास हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।